तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर के क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप सब्जेक्ट के कुछ टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले थ्योरी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस बार बार थ्योरी टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पूछा कि फसल उत्पादन तकनीक क्या है, यानी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो फसल उत्पादन जो तकनीक होती है वो होती है फसल उत्पादन तकनीक कृषि विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसका सीधा अर्थ है फसलों को अधिक मात्रा में उच्च गुणवत्ता के साथ और कम लागत पर उगाने की वैज्ञानिक विधियाँ व तकनीकें। यानी इसमें किसान को यह सिखाया जाता है कि बीज बोने से लेकर फसल कटाई तक किन किन वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी में क्या क्या शामिल होता है, यानी फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी में क्या क्या शामिल होता है। तो इसमें होता है सबसे पहले भूमि की तैयारी, खेत की अच्छी तरह से जुताई, समतलीकरण, मेड़बंदी, यानी खेत जो है वो अच्छी तरह से जुता होना चाहिए, समतल होना चाहिए और मेड़बंदी इत्यादि, ये सब भूमि की तैयारी में आते हैं। फिर उसके बाद आता है बीज एवं किस्म चयन, यानी क्षेत्र व जलवायु के अनुसार उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों का चुनाव। उसके बाद आता है बीज उपचार, यानी रोग और कीट से बचाव हेतु दवाओं से बीज को उपचारित करना। उसके बाद आता है बुआई की विधि, यानी सोइंग मेथड्स, लाइन सोइंग, ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग आदि ये सब बुआई की विधियाँ होती हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है उर्वरक एवं खाद प्रबंधन, यानी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जैविक एवं रासायनिक खाद का संतुलित प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें फसल से अधिक उत्पादन मिल सके। उसके बाद आता है सिंचाई प्रबंधन, यानी इरिगेशन मैनेजमेंट, कब और कितनी मात्रा में सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद आता है खरपतवार नियंत्रण, यानी वीड मैनेजमेंट, मैनुअल, मैकेनिकल व रासायनिक विधियों से खरपतवार हटाना। कीट एवं रोग प्रबंधन, यानी पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट, जैविक व रासायनिक नियंत्रण। फसल कटाई के बाद की क्रियाएं। उसके बाद आता है फसल कटाई के बाद की क्रियाएं, यानी हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस, फसल की सही समय पर कटाई, मड़ाई और भंडारण और विपणन। और इसका उद्देश्य होता है यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, यानी फसल उत्पादन तकनीक के उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसके उद्देश्य होते हैं प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उत्पादन लेना, फसल की गुणवत्ता बनाए रखना, उत्पादन लागत को कम करना, भूमि की उर्वरता और पर्यावरण को सुरक्षित रखना, किसानों की आय बढ़ाना। ये सारे इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं। उसके बाद आता है अगर सरल शब्दों में कहें तो फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी वह विज्ञान है जो हमें बीज से लेकर भंडारण तक की पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से सिखाता है ताकि किसान अधिक उपज, बेहतर गुणवत्ता और अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। ये हो गया आपका फसल उत्पादन तकनीक क्या है। उसके बाद क्वेश्चन आता है खरीफ फसलें, यानी खरीफ फसलें क्या होती हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो खरीफ फसलें वे फसलें होती हैं जिन्हें वर्षा ऋतु के मौसम यानी जून से अक्टूबर में बोया जाता है और यह फसलें अक्टूबर नवंबर तक पककर तैयार हो जाती हैं। इनकी बुवाई आमतौर पर मानसून की पहली बारिश के साथ शुरू होती है। खरीफ फसलें गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी होती हैं और इनकी खेती अधिकतर सिंचित तथा वर्षा आधारित दोनों परिस्थितियों में की जाती है। खरीफ फसलें अनाज, दलहन, तिलहन और नकदी फसलों के रूप में विभाजित की जाती हैं। जैसे खरीफ फसलें में अगर अनाज फसलें होती हैं वो होती हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरे, ये सब अनाज की फसलें होती हैं, यानी सीरियल्स क्रॉप। उसके बाद ये दलहनी फसलें जो होती हैं वो होती हैं अरहर, उड़द, मूंग। ये सारी फसलें वैसे खरीफ फसलें हैं। और तिलहन जो फसलें आती हैं इसमें वो होती हैं मूंगफली, सोयाबीन, तिल। और नकदी जो फसलें होती हैं वो होती हैं कपास, गन्ना। इस प्रकार खरीफ फसलें भारतीय कृषि में अन्न, प्रोटीन, तेल और नकदी आय का मुख्य स्रोत हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है धान की उन्नत कृषि की विधियाँ लिखिए, यानी धान की उन्नत कृषि की विधि लिखिए। तो इसके आंसर में हम लोग लिख सकते हैं धान भारत की मुख्य भोजन फसल है। इसे धान की माता भी कहा जाता है। धान की उन्नत कृषि विधि इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम करेंगे भूमि की तैयारी। खेत की अच्छी तरह से जुताई कर पडलिंग कर लेनी चाहिए जिससे खेत में नमी बनी रहे, यानी पाटा लगा देना चाहिए जुताई के बाद। उसके बाद आता है बीज दर, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर हम रोपाई कर रहे हैं तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज चाहिए। और अगर प्रक्षेपण विधि यानी ब्रॉडकास्टिंग यानी छटकवा विधि से अगर हम धान को बो रहे हैं तो 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज चाहिए।
फिर उसके बाद आता है बुआई के समय। खरीफ मौसम यानी जून से जुलाई में बुआई की जाती है खरीफ फसलों की। उसके बाद इसकी वैराइटीज़ होती हैं महत्वपूर्ण वैरायटी IR 64 MTU 1010, पूसा बासमती, स्वर्ण, ये सब इसकी इम्पोर्टेंट वैराइटीज़ हैं। उसके बाद खाद प्रबंधन 100:50:50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश की सिफारिश की जाती है। नत्रजन को या नाइट्रोजन को 2 से 3 किश्तों में डालना चाहिए। बाकी फास्फोरस और पोटाश को एक ही बार में दे देना चाहिए। बाकी जो नाइट्रोजन होती है उसे 2 से 3 बार में देना चाहिए। उसके बाद आता है सिंचाई। धान पानी प्रिय फसल है। धान को पानी सबसे अधिक मात्रा में चाहिए होता है। इसके लिए 5 से 10 सेंटीमीटर पानी लगातार खेत में रहना चाहिए। उसके बाद आता है खरपतवार नियंत्रण। ब्यूटाक्लोर या पेंडीमेथिलिन का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही 2 से 3 निराई गुड़ाई करना चाहिए। उसके बाद आता है रोग प्रबंधन। धान में जो मुख्य रोग लगते हैं वो होते हैं ब्लास्ट रोग, शीत ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। तो ब्लास्ट रोग के नियंत्रण के लिए ट्राईसाइक्लाजोल का छिड़काव करना चाहिए और शीत ब्लाइट के लिए कार्बनडेजिम और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इन दवाओं का प्रयोग से ये रोग की रोकथाम को किया जा सकता है। उसके बाद आता है कटाई। धान की कटाई तब करनी चाहिए जब दाने कठोर हो जाएं और 80 से 85% बालियाँ पक जाएं। यदि किसान उन्नत विधियों का पालन करे तो धान से 40 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल सकती है। ये होगी इसकी उपज। तो अगर आप इतना का आंसर लिख देंगे लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये आंसर 10 नंबर के लिए परफेक्ट है। फिर आगे आ गया मक्का को क्वीन ऑफ सीरियल्स क्यों कहा जाता है। तो मक्का को क्वीन ऑफ सीरियल्स अर्थात अनाजों की रानी कहा जाता है क्योंकि यह एक बहुउपयोगी फसल है। मक्का से भोजन, चारा, स्टार्च, शराब, ग्लूकोज, तेल और बायोफ्यूल बनते हैं। उसका नंबर 2 है पोषक तत्वों से भरपूर, यानी मक्का जो होती है वो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें 70% कार्बोहाइड्रेट, 10% प्रोटीन, 4% तेल और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 है कृषि महत्व, यानी मक्का लगभग हर प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है। उसके बाद नंबर 4 है आर्थिक महत्व, यानी यह किसानों को नकद आय भी देती है क्योंकि मक्का का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में भी होता है। उसके बाद नंबर 5 है वैज्ञानिक महत्व। मक्का संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के लिए आदर्श फसल है, इसलिए कृषि अनुसंधान में भी इसका महत्व है। इस कारण मक्का को क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 4 आ जाता है मक्का की उन्नत खेती की विधि बताइए। तो इसमें भी सेम वही होता है, बस अलग अलग होता है, लेकिन पॉइंट सारे वही होते हैं, जैसे भूमि की तैयारी, बीज दर, किस्में इत्यादि। तो इसमें नंबर 1 आता है भूमि की तैयारी। तो भूमि की तैयारी में इस प्रकार से करेंगे, 2 से 3 जुताई के बाद पाटा लगाकर मिट्टी भुरभुरी बना लें। उसके बाद नंबर 2 आता है बीज दर व बुआई। तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पंक्ति से पंक्ति यानी लाइन इंटू लाइन की जो लाइन से लाइन की जो दूरी होती है वो 60 से 70 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद इसकी उन्नत जो किस्में होती हैं वो होती हैं गंगा 5, डक्कन हाइब्रिड, किसान, HQPM1, ये सारी इसकी हाइब्रिड किस्में हैं जो उच्च उपज देती हैं। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट आ जाता है बुआई का समय, यानी खरीफ मौसम में जून अंत से जुलाई मध्य। और उसके बाद आता है खाद प्रबंधन। तो इसमें जो खाद का प्रबंधन होता है वो होता है 120:60:40 NPK किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश चाहिए होता है मक्का की फसल को। और ठीक उसी प्रकार ही नाइट्रोजन को 2 से 3 बार में देना चाहिए। उसके बाद आता है सिंचाई, कुल 4 से 5 बार, यानी मक्का की फसल में 4 से 5 सिंचाई आवश्यक होती हैं, विशेषकर घुटना अवस्था और फूल आने की अवस्था में नमी ज़रूरी है। उसके बाद आता है खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो हाथ से निराई गुड़ाई कर सकते हैं, और उसके बाद अगर केमिकल रासायनिक छिड़काव के लिए एट्राजीन 0.5 से 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दवा का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है रोग या कीट नियंत्रण। तो इसमें रोग लगते हैं वो होते हैं टर्सिकम लीफ ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू और शूट फ्लाई स्टेम बोरर, ये सारे इसमें रोग लगते हैं। तो टर्सिकम लीफ ब्लाइट के रोकथाम के लिए मैनकोजेब दवा का प्रयोग किया जाता है, और डाउनी मिल्ड्यू के लिए मेटालैक्सिल, और शूट फ्लाई स्टेम बोरर के लिए कार्बारिल या क्लोरोपारीफॉस,
इन दवाओं का प्रयोग से इन रोगों का रोकथाम किया जा सकता है। इसके बाद नंबर 9 पॉइंट है कटाई। जब दाने कठोर और चमकीले हो जाएं तो उस अवस्था में हम लोग कटाई कर सकते हैं और इसकी उपज जो होती है वो होती है मक्का से औसतन 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कपास की कृषि महत्वपूर्ण विशेषताएं, यानी कपास की जो है वो कृषि महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें कपास को वाइट गोल्ड कहा जाता है, यानी सफ़ेद सोना, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। अगला पॉइंट है इससे कपड़ा, तेल और खल मिलता है। अगला पॉइंट है गर्म शुष्क जलवायु व गहरी मिट्टी में उपयुक्त होता है और जून जुलाई में बोई जाती है। कपास भारत की सबसे प्रमुख नकदी फसल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो आता है कपास की उन्नत खेती की विधि। तो यहाँ शॉर्ट में दिया गया है, इसके लिए आप लोग बड़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। जैसे इसका पहला पॉइंट तो वही होता है भूमि की तैयारी और भूमि किस तरह की होनी चाहिए। तो इसमें काली दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है कपास के लिए और काली मिट्टी को आप जानते होंगे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि काली मिट्टी जो होती है वो कपास मिट्टी के लिए कपास की फसल के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है बीज दर। तो इसमें 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है किस्में, यानी कौन कौन सी वैरायटीज़ को हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं जो कि अच्छी उत्पादन देती हैं। तो वो होती है H4, MCO5, BT कॉटन, ये सारी उन्नत किस्में हैं। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है खाद। तो इसमें जो खाद का अनुपात रहता है वो 150/60/60, यानी 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास। उसके बाद सिंचाई 6 से 7 बार इसमें सिंचाई करनी पड़ती है। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट है रोग या कीट। तो इसमें रोग लगते हैं वाइट फ्लाई, बॉलवर्म। तो वाइट फ्लाई की रोकथाम हम लोग नीम तेल से कर सकते हैं और बॉलवर्म की एंडोसल्फान से। कपास से किसान को उच्च आय प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है ज्वार का कृषि महत्व बताइए। तो ज्वार का कृषि महत्व जो है वो होता है निम्न प्रकार, यानी शुष्क क्षेत्रों की मुख्य मोटा अनाज फसल है ज्वार और भोजन व चारे में उपयोगी है। कार्बोहाइड्रेट्स व प्रोटीन से भरपूर होती है और यह सूखा सहनशील है और यह गरीबों का प्रमुख आहार कहलाती है ज्वार की फसल। अगला क्वेश्चन है बाजरे की उन्नत खेती। इसी प्रकार से आप लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो उन्नत खेती से ही पूछे जाते हैं कि बाजरा की उन्नत खेती के बारे में बताइए, धान की उन्नत खेती के बारे में बताइए, कपास की उन्नत खेती के बारे में विस्तार से बताइए। तो आप लोग ये शॉर्ट पॉइंट हैं, आप लोग इसको बड़ा चढ़ाकर लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो वही रहता है, इसे भूमि किस तरह की होनी चाहिए, भूमि की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। तो इसमें रेतीली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है और इसकी बुवाई जून से जुलाई में की जाती है। बीज दर जो होती है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और किस्में इसमें उन्नत जो किस्में हैं वो हाइब्रिड बाजरा 1। और खाद जो देनी होती है वो होती है 60/30/30, यानी NPK, यानी 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटाश। इसमें जो रोग लगता है वो होता है डाउनी मिल्ड्यू, जिसकी रोकथाम के लिए डाइजियम Z78 दवा का प्रयोग करना चाहिए और इसकी उपज जो होती है वो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो आता है मूंगफली का आर्थिक महत्व। तो मूंगफली का आर्थिक महत्व क्या होता है। तो इसमें जो होती है 40 से 50% तेल होता है, 20 से 25% प्रोटीन होती है और तेल का उपयोग भोजन साबुन उद्योगों में होता है। खल जो होती है उसकी खल पशु के चारे में प्रयोग होती है और पौधों का हरा चारा भी उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन को वंडर बीन क्यों कहा जाता है। तो वंडर बीन सोयाबीन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 40% प्रोटीन होती है, 20% तेल होता है और दूध, पनीर, टोफू बनाने में सहायक होती है। और उसके बाद औद्योगिक उपयोग जो होता है पेंट, इंक, साबुन, बायोडीजल इत्यादि उत्पाद इससे बनाए जाते हैं। पोषण व औद्योगिक महत्व के कारण सोयाबीन को वंडर बीन कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अरहर की विशेषताएं व महत्व बताइए। तो यह प्रमुख खरीफ दलहन फसल है और इसमें 20 से 22% प्रोटीन होता है, दाल बनाने में उपयोग होता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है खरीफ फसल चक्र का महत्व। तो इसमें खरीफ फसल चक्र का जो महत्व होता है वो निम्न प्रकार होता है, यानी मृदा की उर्वरता बनी रहती है। खरीफ फसल चक्र अपनाने से मृदा की उर्वरता बनी रहती है, रोग कीट का नियंत्रण होता है, उत्पादन व आय में वृद्धि होती है। जैसे उदाहरण होता है इसका
एग्जाम्पल धान, गेहूँ, मक्का, आलू। यह फसल चक्र आप लोग अपना सकते हैं, जैसे धान, गेहूँ और मक्का, आलू। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है धान की रोपाई पद्धति के लाभ। यानी धान को दो विधियों से बोया जाता है, एक ब्रॉडकास्टिंग यानी छिटकवा विधि और ट्रांसप्लांटिंग यानी रोपाई विधि। तो रोपाई विधि के लाभ पूछ रहा है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं पौधों की दूरी बनी रहती है, खरपतवार भी कम होती है और उपज जो है वो अधिक मिलती है और पानी की भी बचत होती है। आप इसमें ये पॉइंट्स और बड़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन है धान की SRI पद्धति क्या होती है। यानी तो धान की जो SRI पद्धति होती है तो वो उसमें पौध 8 से 12 दिन के लगते हैं और 25 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है, 25 बाई 25 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। कम बीज और पानी, उत्पादन अधिक होता है। तो ये होती है धान की SRI पद्धति। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है मक्का की फसल में प्रमुख रोग कीट। तो मक्का की जो फसल में वो प्रमुख रोग लगते हैं वो होते हैं डाउनी मिल्ड्यू, शूट फ्लाई और स्टेम बोरर। इसमें रोग लगते हैं वो ये लगते हैं डाउनी मिल्ड्यू, ट्राइसिकम ब्लाइट, और जो कीट होते हैं वो शूट फ्लाई और स्टेम बोरर। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोगों को प्रतिरोधी किस्में अपनाना चाहिए और इनकी रोकथाम के लिए कार्बारिल और मैनकोजेब दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ज्वार की प्रमुख किस्में। तो ज्वार की जो प्रमुख किस्में होती हैं वो होती हैं CSH1, CSH5 और CSH9। और इन उपज के अगर हम अच्छी तरह से देखभाल करें और तो इससे 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है खरीफ फसलों में खाद प्रबंधन। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का संतुलन बनाना चाहिए और दलहन वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करती है। जैविक खाद उपयोगी होती है इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कपास में खरपतवार प्रबंधन। तो कपास की फसल में हम खरपतवार प्रबंधन किस तरह से कर सकते हैं। तो उसमें 2 से 3 निराई गुड़ाई करनी चाहिए और पेंडिमेथालिन दवा का प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण से उपज अधिक होती है। उसके बाद क्वेश्चन अगला आता है सोयाबीन की किस्में और उपज। सोयाबीन की जो महत्वपूर्ण किस्में होती हैं वो होती हैं JS 335, PK 472 और NRC 7। ये सोयाबीन की मुख्य अधिक उपज वाली किस्में हैं जिनसे उपज 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है खरीफ दलहनों का महत्व। यानी खरीफ की जो दलहनी फसलें होती हैं उनका महत्व क्या है। तो उसमें प्रोटीन का स्रोत होती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, फसल चक्र को संतुलित बनाती हैं, किसान की आय में वृद्धि करती हैं। अगला क्वेश्चन है खरीफ तिलहन फसलें। खरीफ की तिलहन फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो वो होती हैं मूंगफली, सोयाबीन, तिल। ये खरीफ की तिलहन फसलें होती हैं और इनकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो होती है तेल। यानी इनसे तेल बनाया जाता है, साबुन बनाए जाते हैं, पेंट, बायोडीजल इत्यादि पदार्थ इनसे बनाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है धान के प्रमुख रोग। यानी धान में कौन कौन से रोग लगते हैं। तो इसमें ब्लाइट, ब्लास्ट, जिसकी रोकथाम के लिए ट्राईसाइक्लाजोल दवा का प्रयोग किया जाता है। अगला रोग है इसमें शीट ब्लाइट, इसकी रोकथाम के लिए कार्बोनडाइजिन दवा का प्रयोग किया जाता है। BLV, इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का दवा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है खरीफ फसलों के लिए जलवायु। खरीफ फसलों के लिए किस तरह की जलवायु चाहिए। तो उसके लिए तापमान टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसके लिए गर्म व आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कपास में सिंचाई प्रबंधन। तो कपास में 6 से 7 सिंचाइयाँ करनी पड़ती हैं और फूल अवस्था पर सिंचाई जरूरी होती है और अधिक पानी से जड़ सड़ने लगती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है खरीफ फसलों में आधुनिक तकनीक का महत्व क्या है। यानी खरीफ फसलों में अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाएंगे तो उससे हमें क्या महत्व होगा। तो इसमें H5V यानी हाइब्रिड वैराइटीज़ के बीज और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और SRI तकनीक अपनानी चाहिए जिससे पैदावार अधिक मिलती है, पानी व समय की बचत होती है, किसान की आय में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि HYT पद्धति यानी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यानी संकर बीज पद्धति क्या होती है। तो HYT का मतलब है संकर तकनीक यानी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इस पद्धति में वैज्ञानिक 2 अलग अलग किस्मों या प्रजातियों को आपस में संकरण यानी क्रॉसिंग कराते हैं
ताकि एक नई संकर किस्म यानी हाइब्रिड वैरायटी बनाई जा सके। इस पद्धति को HYT पद्धति यानी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं संकर बीजों से बनी फसल सामान्य किस्मों से ज़्यादा उत्पादन देती है। और अगला पॉइंट है रोग और कीटों के प्रति अपेक्षाकृत सहनशील होती है, तेजी से बढ़ती है और अधिक अनुकूलन क्षमता रखती है। और HYT का प्रयोग मुख्य रूप से धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास आदि में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं धान की HYV यानी हाइब्रिड वैरायटी जो है IR64 स्वर्ण हाइब्रिड, और मक्का की गंगा 5 दक्कन हाइब्रिड। और SRI तकनीक जो होती है वो होती है यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन यानी धान की गहन पद्धति। तो SRI तकनीक क्या होती है? तो SRI एक आधुनिक धान उत्पादन पद्धति है जिसे पहली बार मेडागास्कर 1983 में विकसित किया था। इसका उद्देश्य कम बीज, कम पानी और कम लागत में अधिक धान उत्पादन करना है। इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं पौधे की उम्र यानी 8 से 12 दिन के कोमल पौधे खेत में लगाते हैं, और पौधों की दूरी 25 बाई 25 सेंटीमीटर एक एक पौधा लगाया जाता है। इसमें पानी की बचत होती है, खेत में लगातार पानी भरकर नहीं रखते बल्कि गीला सूखा प्रणाली अपनाते हैं। उसके बाद खरपतवार नियंत्रण, निराई के लिए कोनो वीडर का प्रयोग करते हैं। उपज वृद्धि यानी सामान्य पद्धति से लगभग 30 से 50% अधिक उत्पादन मिलता है। इसके फायदे क्या कहें तो कम बीज लगता है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कम पानी खर्च होता है, पौधे ज़्यादा मजबूत और अधिक बाड़ियाँ बनती हैं, लागत कम और उत्पादन अधिक होता है। यानी सरल शब्दों में HYT जो होती है वो संकर किस्म का प्रयोग करके ज़्यादा उपज लेना, और SRI तकनीक जो होती है धान रोपाई के लिए एक आधुनिक पद्धति जिसमें कम बीज, कम पानी और ज़्यादा उपज मिलती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के 3rd सेमेस्टर के क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स के कुछ टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जो कि आपके थ्योरी टाइप एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी तो आप लोगों को एग्जाम में से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।